नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। आज का सेट जो है हमारा हिंदी का है। हिंदी का सेट है। इसके पहले हमने काफ़ी हिंदी का सेट ला चुका हूं और ये जो है आपका इलाहाबाद एयू यूनिवर्सिटी के लिए है। एयू यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप यूजी और पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके जैसे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे उसी अकॉर्डिंग बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पे देखिए इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा होंगे। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो देखिए ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। तो अपने आंसर भी अपने मन में रखे रहिएगा। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, हिंदी जो है आपका फारसी शब्द है। ठीक है, फारसी शब्द है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसके मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा पहले का। ठीक है, और देखिए हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी में प्रत्यय कौन सा है, हिंदी में कौन सा प्रत्यय है, तो हिंदी में ई प्रत्यय है। ठीक है, हिंदी में आपका ई प्रत्यय है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाता है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी 25 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा इसे। तो देखिए पंजाबी किस अपभ्रंश का है, कहाँ किस अपभ्रंश से जन्म लिया है, तो ये जन्म लिया है पैचासी से। ठीक है, पैसाची जो है इस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे सौरसेनी की बात की जाए, सौरसेनी में कौन कौन से भाषाएं आते हैं, तो देखिए आपका आता है, आपका पश्चिमी हिंदी आता है, पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है, राजस्थानी आता है और गुजराती आता है। ठीक है, गुजराती आता है, ये आपके सौरसेनी में आता है। अगर अर्ध मगधी में बात किया जाए तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी आता है इसमें। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और ब्रांचड़ की बात किया जाए तो ये आता है इसमें सिंधी। ठीक है, सिंधी आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसका आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर प्लीज़ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए मत भूलिएगा, और आपको लगे कि नहीं हमारे चैनल से आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ जुड़िएगा हमसे। आपके एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तब तक कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरा बताना है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, समय जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। पुरानी बातों को दोबारा, मतलब पुरानी बातों को दोबारा जो है फिर से उखाड़ना, मतलब याद करना को जो है गड़े मुर्दे का सही अर्थ होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हो जाता है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। ये देखिए एक कहावत है, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, कहावत का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो जल्दी से एक बार 10 सेकंड का समय देता हूँ, फटाक से पढ़ के अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का सही अर्थ हो जाएगा आंसर नंबर सी, सभी लगभग एक से होना जो है इसका सही अर्थ होगा, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो आपने कारक तो पढ़ ही रखा होगा अब तक, तो आपका आंसर भी आ चुका होगा। तो देखिए का जो है आपका किस विभक्ति का चिन्ह है, तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, का आपका संबंध कारक है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये वाला सीक्वेंस आप पूरा तैयार कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति। देखिए बहुत फेमस है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है, मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, यथाशक्ति का विग्रह करना है आपको। ठीक है, तो यथाशक्ति का क्या विग्रह होगा, तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर सी, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का सही विग्रह होगा, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं इसके अव्ययी भाव के समास, तो देखिए प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन अगर इसके विग्रह पे आप जाएंगे तो प्रत्येक दिन हो जाएगा, प्रत्येक दिन। ठीक, अनुरूप भी इसी का उदाहरण है, अनुरूप का अगर विग्रह करेंगे तो रूप के अनुसार। ठीक है, रूप के अनुसार। और भरपेट, भरपेट ये भी इसी का उदाहरण है, तो इसका विग्रह करेंगे पेट भर कर। ठीक है, तो ये कुछ इसके उदाहरण थे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाले क्वेश्चंस आप बुक से और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक वाक्य क्या क्या होगा। तो देखिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्वेश्चन है जिस रोग का ठीक होना असंभव उसे क्या बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, संक्रामक, संक्रामक, असाध्य, महामारी, विकट। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा असाध्य। ठीक है, जो बीमारी को का ठीक होना असंभव हो उसे असाध्य बोला जाता है, और संक्रामक उसे बोला जाता है जो छुआछूत से फैले। ठीक है, छुआछूत, छुआछूत से फैलने वाला रोग को संक्रामक बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन है, संकल्प का सही संधि विच्छेद बताना है, संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे हम। ठीक है, संधि विच्छेद पे क्वेश्चन आना तय है, तो संकल्प का देखिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सम प्लस कल्प, मतलब आंसर नंबर ए। ठीक है, सम प्लस कल्प जो है ये सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, प्लीज़ अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम में स्टार्ट होने। अगर बीए के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम जो है 26-27 को होना है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इसमें देखिए रस बताना है। देखिए मन रे तन कागद का पुतला, लौंग बुध बिनसी जाए छीन में, गरब करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए आपको बहुत अच्छा ये पंक्ति है, पूछा जाता है क्वेश्चनों में, तो एग्जामों में पूछा जाता है। इसका आंसर नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें शांत रस है। ठीक, इसमें जो है शांत रस है, तो ये इसको तैयार याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो आपको बताना है कि जो उपमा अलंकार देखिए 2 प्रकार होते हैं, उसमें अर्थालंकार एक शब्दालंकार होता है अलंकार में, तो पूछा जा रहा है कि उपमा जो है वो किस अलंकार का उपभेद है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो है उपमा अलंकार जो है आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थालंकार का उपभेद है उपमा अलंकार, तो आंसर नंबर इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है कि एक पंक्ति लिखी गई है, उसको आपको पढ़ के पहचानना है कि वो पंक्ति किसकी है। ठीक है, देखिए पंक्ति दिया गया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराई कविता विनता भित मित। देखिए काफ़ी टेढ़ा दिया गया है, पढ़ने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है, तो ये किसकी पंक्ति लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ामों में, तो अब अगर आपको याद ना हो तो एक बार याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए 44 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये जो है पंक्ति लिखी गई है केशव दास जी द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पर्यायवाची का क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए एग्ज़ाम में आप लोग इसी चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है कि क्या लिखा गया है।
कभी कभी क्या होता है हम लोग गलती कर बैठते हैं एग्ज़ाम में, नहीं ध्यान नहीं देते हैं और गलती कर देते हैं। तो इसमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऊरक जो है आपका ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऊरक का देखिए जो है ये सांप, ऊरक का पर्यायवाची मतलब होता है सांप। ठीक है, ये सांप का पर्यायवाची है। बाकी पाहन, उपल और पाषाण ये सारे जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ शब्द का विलोम बताना है। तो अनाथ का देखिए हो जाएगा सनाथ। आंसर नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और अबोध का देखिए हो जाता है, अबोध का विलोम पूछा जाए तो बोध हो जाएगा। और दुर्बोध का विलोम हो जाएगा सुबोध हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग और भी क्वेश्चन अटैच करके पढ़ लेंगे। तो ये सब कुछ कंपलसरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। तो पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये कंठ प्लस तालु जो है, ए या ए जो है ध्वनि आपके कंठ प्लस तालु से निकलती है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले ही बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और एक और बता देता हूँ आपको। देखिए कंठ प्लस ओठ से अगर बात की जाए, कंठ प्लस ओठ से कौन कौन निकलता है? तो उससे निकलता है ओ, औ और आ, ये निकलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दंत प्लस ओष्ठ से क्या निकलता है? अगर इसकी बात की जाए तो इससे जो है आपका वो वाला जो है वर्ड, इसका उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से होता है। ठीक है, आंसर नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट है इसका। देखिए इसमें आपको बताना है शुद्ध कौन सा लिखा गया है। मूल रूप से ये अंतर्निहित लिखा गया है, होना चाहिए, लेकिन इसमें कौन सा सही लिखा गया यही आपको पहचानना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं। तो इसका आंसर नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा अंत प्लस निहित जो है इसका करेक्ट होगा। अंत प्लस निहित ये सही, मूल रूप से सही लिखा गया है। ठीक है, अगर इसका विच्छेद अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा अंत प्लस निहित। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद आ गया तो ये अंत प्लस निहित, और इसमें जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सब इससे रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम तद्भव पे क्वेश्चन आता है। तो निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? तो ये आपको पहचानना है। तो आपको वही पता होना चाहिए कि ऐसे शब्द जो, ऐसे संस्कृत के शब्द जो चल के आगे चल के जो है अपना हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लिए हों, तद्भव होते हैं। तो इसमें से आपको तद्भव पहचानना है। तो इसमें देखिए जो दिए गए ऑप्शन, उसमें जो है गांव जो है ये एक तद्भव है। ठीक है, अपना रूप परिवर्तित करके आया है हिंदी में। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखिए ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये जो है, अगर ये आपका तद्भव है, देखिए गांव जो है आपका, अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो इसका तत्सम ग्राम होगा। ठीक है, ग्राम। और अमृत देखिए पहले से ही जो है ये आपका तत्सम में है। ठीक है, तत्सम में लिखा गया ये। इसका अगर तत्भव की बात की जाए तो इसका अमृत का तत्भव हो जाएगा अमीय। ठीक है, अमीय ये आपका तत्भव है, और ये आपका तत्सम में लिखा गया है। ठीक है, और उच्च जो है ये आपका लिखा गया है तत्सम के रूप में लिखा गया है, तत्सम में लिखा गया है। अगर इसका तत्भव पूछा जाए उच्च का तो ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ऊंचा। और एकत्र का देखिए, एकत्र जो है, एकत्र देखिए ये लिखा गया है आपका तत्सम के रूप में, तत्सम के रूप में लिखा गया है। अगर इसका तत्भव बनाना हो तो इसका तत्सम इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा। ठीक, तो हम लोगों ने ऑप्शन के भी आंसर्स जान लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द को आपको चयन करना है कि कौन सा तत्सम है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं थान, स्थान,
स्थान, स्नान, इसमें कौन सा तत्सम है? देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट, स्नान जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। आंसर इसका करेक्ट होगा तत्सम। बाकी ये स्थान, स्थान और स्थान, ये तीनों ही जो है आपके तत्भव हैं, ठीक है, तत्भव। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय है? एल प्रत्यय किस शब्द में है? तो ये आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, लास्ट में प्रत्यय लगता है। तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बिगड़ैल में जो है एल प्रत्यय निकल के आ रहा है, ठीक है, एल प्रत्यय निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट, क्या हो जाता है? नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर सी, उद्धरण चिन्ह इसमें लगा हुआ है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह इसमें लगा हुआ है। देखिए अगर कुछ चिन्हों को हम लोग जान भी लेते हैं, देखिए अगर अल्प विराम की बात की जाए, अल्प विराम, तो उसका चिन्ह देखिए कैसा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बता देते हैं आपको। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट था इसमें उद्धरण चिन्ह है। देखिए आपको बता देते हैं, उद्धरण चिन्ह देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक एकल उद्धरण चिन्ह होता है, एक दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो देखिए इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये जो ऑप्शन आप 2 कॉमा देख रहे हैं ऐसे ऊपर, यही जो है उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह है, अगर यहीं एक होता तो एकल उद्धरण चिन्ह होता है। तो देखिए इसमें इसका प्रयोग किया गया इसलिए उद्धरण चिन्ह है। पूर्ण विराम तो जानते हैं लास्ट में ऐसे एक खड़ी पाई दी जाती है, और अल्प विराम को देखिए कैसे इंडिकेट किया जाता है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है। तो अल्प विराम जो है नीचे जो ऐसे हम लोग कॉमा देते हैं ऐसे करके, वही होता है आपका अल्प विराम। और प्रश्नवाचक तो हम लोग ऐसे जानते हैं, अल्प विराम फिर से बना देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में कौन शब्द अविकारी नहीं है? देखिए अविकारी नहीं है तो आपको पहचानना है। तो इसका आंसर नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका तो देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा अविकारी नहीं है, तो इसमें जो है हाथी जो है ये अविकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अविकारी को हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, सुनिएगा आप लोग। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है तथा लिंग वचन और कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किस पे से लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और कारक के आधार पर इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसका मतलब यहाँ इधर और उधर ये सारे जो है ऐसे टाइप के जो है सारे अविकारी होते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द जैसे आज, कल, और, परंतु, इसलिए, तो, यदि, क्यों, तो ये सब जो है अविकारी के उदाहरण है, ठीक है। तो जिनमें जो है लिंग वचन और कारक के जो है आधार पर इनमें परिवर्तित ना हो तो उन्हें अविकारी कहते हैं। विकारी में क्या होता है, किसी का वाइस वर्षा उल्टा होता है। विकारी में आपका विकारी में क्या होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। ये चीज़ भी पूछा जाता है, लिंग वचन और कारक के आधार पर उनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे हाथी बैठा है तो इसमें जो है इसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, हथनी बैठी है तो लिंग का परिवर्तन हो गया, तो ये विकारी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हो जाता है, इनमें कौन सा कवि संत कवि नहीं है, बताना इसमें कौन सा कवि संत कवि नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इसमें जो है आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा, तुलसीदास जो है इसमें संत कवि नहीं है, ठीक है। इसमें जो है संत कवि नहीं है ये, बाकी शेष जो है ये सारे संत कवि हैं, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट में मार्क करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र, तो ऑप्शन दिए गए हैं
तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उदंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्रिका है, ठीक है। और इसके संपादक जो हैं हैं आपके जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर। और ये संपादित हुआ था आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। किस सन में? 1826 में। तो ये संबंध, इससे जानकारी थी आपकी उदंड मार्तंड से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन पे है। देखिए पूछा जा रहा है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी उपन्यास वो सारे आप पढ़ लीजिएगा। तो उनकी अधूरी उपन्यास थी मंगलसूत्र, ठीक है। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इनके देखिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ, मुंशी प्रेमचंद के कुछ अच्छे जो हाईलाइटेड है इनकी रचना। तो वो है गबन, और रंगभूमि, कर्मभूमि और प्रेमा और प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, ठीक है। ये जो लिखे गए ऑप्शन में ये भी उन्हीं की रचना है, ठीक। तो ये सब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज का देखिए सेट यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम या कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं आप तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ। साथ ही साथ अगर लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नया टॉपिक, एक नए